Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu analysis for 22nd August 2026। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस आज का हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो कि मैं बताना चाहता हूं। तो जैसे कल की ज्योग्राफिकल लोकेशन खुली है, आज एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन थी जो कि है कुरील आइलैंड्स। तो कुरील आइलैंड्स को लेकर के काफी ज्यादा न्यूज में था, तो एक बार अपन देख लेते हैं कहाँ पर है कुरील आइलैंड और किस तरीके से इसका कहाँ ये लाई करता है। तो लेट मी ओपन दिस इमेज फॉर यू। तो जैसा कि आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन और इधर साइड सी ऑफ ओखोत्स के बीच में आपको एक आइलैंड रेंज दिख रही है जिसको यहाँ पे कुरील आइलैंड बोलते हैं। और नीचे होकाइडो वाला पार्ट दिख रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था कि होकाइडो का जो पार्ट है वो जापान का पार्ट है, तो जापान के साथ बॉर्डर है। ऊपर आपको कामचाटका दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे ये जो कुरील आइलैंड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन जापान एंड रशिया। तो आपको याद रखना है कि सी ऑफ ओखोत्स्क और इधर साइड पैसिफिक ओशियन के हैं। हालांकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये एक एशियन आर्कीपेलागो आपको दिखेगा। इट्स एन एशियन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब क्या है कि इसका जो ओरिजिन है वो वॉल्केनिक है। द ओरिजिन इज वॉल्केनिक। तो याद रखना कुरील आइलैंड आर्कीपेलागो है और वॉल्केनिक ओरिजिन है। सी ऑफ ओखोत्स्क इधर साइड, पैसिफिक ओशन इधर साइड, होक्काइडो नीचे जापान, यानी कि जापान और रशिया के बीच की ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा, एक और चीज थी जो कि आज न्यूज में थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो दूसरी चीज थी न्यूज में वो थी क्यूटा। क्यूटा जो है वो इट्स अ सिटी इन स्पेन, स्पेन का ही पार्ट है। और ये जो लाई करता है, ये लाई करता है आपका अफ्रीकन बॉर्डर में। तो अफ्रीकन बॉर्डर में ये मोरक्को में लाई करता है। तो देखो, ये देखो क्यूटा स्पेन में है लेकिन लाई कहाँ करता है, यहाँ पे अफ्रीकन बॉर्डर ऑफ मोरक्को, याद रखना। इस ऊपर स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है, स्पेन का ये पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में याद रखिएगा भैया, है ना। तो लोकेशन कुछ इस तरीके से, ऊपर आप देखो स्पेन है, स्पेन का एक्सक्लेव है एक तरीके से देख लो तो, है ना। एक्सक्लेव क्यों? क्योंकि दूसरी जगह पर है ना, लेकिन पार्ट स्पेन का ही है क्यूटा। और यहाँ पे भी मोरक्को से बहुत सारे माइग्रेंट क्राइसिस भी हुआ था, तो वही सारी चीज जो थी इस कारण से न्यूज में है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर के पास है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस में। आज की जो पहली न्यूज इंपॉर्टेंट है वह सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा की तारीफ की है। अब आप सबको पता होगा कि मनरेगा जो थी स्कीम कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान लाई गई थी और उसमें 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था रूरल रूरल अनस्किल्ड यूथ को। रूरल अनस्किल्ड यूथ को दिया जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अभी जो नई स्कीम है वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको वीपी राम जी बोलते हैं। और इसमें 125 दिनों का एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाती है। देखो 100 से बढ़ा करके 125 दिनों की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं वो ये है कि पहले जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो रहता था फंडिंग में, वो 90:10 रहता था। बट जो प्रेजेंट वीवी जी राम जी में है वो है 60:40, 60:40 का रेशियो है अब। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि कर दिया गया है। और इस कारण से क्या है कि स्टेट्स के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्टेट्स के ऊपर न केवल बर्डन बढ़ा हुआ है बल्कि जो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेज हैं, हालांकि वो 125 दिख रहे हैं, लेकिन मनरेगा से भी कम एम्प्लॉयमेंट अभी तक मिला है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी मनरेगा की। तो मनरेगा याद रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि पटिशन ये किया गया है कि राइट टू वर्क जो है, यानी राइट टू वर्क जो है उसको एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अभी वो नहीं है। वर्तमान में वो डीपीएसपी पार्ट 4 का हिस्सा है, डीपीएसपी का हिस्सा है, पार्ट 4 का हिस्सा है, इसीलिए इन्फोर्सिएबल नहीं है। आप सबको पता होगा कि इन्फोर्सिएबिलिटी क्या होती है, कि मतलब आप कोर्ट में जाकर के रिक्वेस्ट नहीं कर, मतलब उसके लिए खड़े हो सकते हैं ना। तो फंडामेंटल राइट का हिस्सा हो जाएगा तो आप जाके खड़े हो सकते हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। इंडिया कॉल्स फॉर ग्लोबल टेक कोलैबोरेशन एज ब्रिक्स मीट अगेन। यहाँ ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, 14th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि दो ब्रिक्स के, वैसे जो पहले था वो ब्रिक था, है ना। पहले वो BRIC ही था, पहले एस नहीं था। 2010 में एस जुड़ा है। तो पहली जो ये इसकी जो मीटिंग थी कैटरीनबर्ग में, तब उसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा हुआ था। उसके बाद फिर बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। तो पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बना, और अभी तो उसमें 11 मेंबर हैं। तो 11 मेंबर कौन कौन से हैं मैं दिखा दूं आपको। 11 मेंबर हैं आपके ब्राजील, रशिया, सॉरी ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो याद रखना इसको, आप याद रखना इस चीज को। ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं? ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया,
सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 11 मेंबर आपको याद रखने हैं, है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको एक बार और ब्रिक्स का खोल के दिखा देता हूँ। तो ये मेंबर हैं, फुल फुल मेंबर्स देख लिया आपने। पार्टनर कंट्रीज भी देख लो। पार्टनर कंट्रीज में बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। ये इसकी वो कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक अबाउट ब्रिक्स भी लिखा हुआ है इसमें एक अच्छे फैक्ट भी हैं। तो ये देख लो, इसमें ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो 49.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बनाती हैं, 26% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बनाती हैं एंड 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बनाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ था वैसे, और इनॉग्रल समिट जो हुआ था 2009 में, ये कैटरिनबर्ग, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, कैटरिनबर्ग रशिया में हुआ था। ब्रिक था पहले, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि ब्रिक था पहले, साउथ अफ्रीका 2010 में आया है, और इसके बाद साउथ अफ्रीका ने थर्ड ब्रिक समिट अटेंड किया था जो कि सनाया में 2011 में हुआ था। तो कुल मिलाकर के साउथ अफ्रीका ने थर्ड ब्रिक्स समिट अटेंड किया था जो सनाया में हुआ था 2011 में। इसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई जो है वो जुड़ गए इसमें 2024 से, और इंडोनेशिया जुड़ गया 2025 में। तो लेटेस्ट जो मेंबर है वो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। बाकी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई 2024 में जुड़ गए, ठीक है ना। और पार्टनर कंट्रीज के रूप में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम ने 2025 में ज्वाइन किया है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो इसका पूरा चेंज हुआ है ब्रिक्स का, वो कुछ इस तरीके से हुआ है। ये पढ़ लेना, ये टेबल अच्छी है ना। सनाया थर्ड जरूर याद रखना उसका। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे बस सर्विस लिंक ज्वाइन हो चुकी है इम्फाल एंड गुवाहाटी के बीच में, और ये इम्फाल गुवाहाटी की बस सर्विस है वाया दीमापुर, जो कि नागालैंड में है। याद रखना कि इम्फाल गुवाहाटी, इम्फाल कहाँ की कैपिटल है, चलो कमेंट सेक्शन में यही बताओ। एंड गुवाहाटी आप सबको पता है कहाँ की है, इम्फाल भी पता ही होगा कहाँ की है ना। तो इम्फाल और गुवाहाटी के बीच की बस सर्विस है, और दीमापुर से, दीमापुर इज इन नागालैंड, तो वहां से पास होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी अगर जुड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है मणिपुर में पीस भी स्टैब्लिश हो सकता है आफ्टर दिस। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम न्यूज एनालिसिस की तरफ और एडिटोरियल पार्ट में। तो आज का एडिटोरियल देखो, यहाँ पे लिखा है इंश्योरिंग इक्विटी एमिड इंडियाज एजुकेशनल प्रोग्रेस, सेविंग फेसेस। एक आर्टिकल आपको यहाँ दिख रहा है, सेविंग फेसेस। ये सेविंग फेसेस भी हम देखेंगे, और नॉइस एनॉइज, ये दोनों एडिटोरियल हम देखेंगे। दोनों ही अच्छे एडिटोरियल हैं। लेट मी ओपन द नोट्स फ्रॉम दिस। तो एक तो हमने बोला सेविंग फेसेस देखेंगे, है ना। तो लेट मी ओपन सेविंग फेसेस, ओके। तो सेविंग फेसेस जो है बेसिकली ये फेशियल रिकॉग्निशन एट प्रोटेस्ट साइट की बात चल रही है। दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, अपने ही एफिडेविट पर इट्स ओन एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट, उसने डिप्लॉय किया था एआई इनेबल्ड फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा, एआई इनेबल्ड फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा, और मोबाइल सर्वेलेंस वैन्स इन्होंने की थी, स्मार्ट स्पेक्टिकल्स एंड ड्रोन्स, ये सारी चीजें उन्होंने प्रोटेस्ट साइट में एम्प्लॉय की थी, है ना। और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। तो उन्होंने बोला कि कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि गवर्न करता हो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया को। इंडिया में कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि गवर्न करता हो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जरूर है हमारे यहाँ 2023 का, लेकिन ये डेटा प्रोसेसिंग ऑब्लिगेशंस हैं, और ये फोर्स में भी नहीं है ना। और इस कारण से स्टेट को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बहुत ब्रॉड एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑथर ने कहा कि भाई ये जो एग्जिस्टिंग बेसिस है वो ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ एनसीआरबी है, प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के थ्रू भी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो ना। बट ये अप्लाई करते हैं टू स्पेसिफिक कैटेगरीज, ये अप्लाई करती हैं क्रिमिनल्स के ऊपर, ये अप्लाई करते हैं स्पेसिफाइड पर्संस के ऊपर, सब के ऊपर। इतना ब्लैंकेट मास सर्विलेंस आप नहीं कर सकते, ना ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं एनसीआरबी के, ना आप क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के थ्रू, क्योंकि वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट भी बोलता है कि भाई जो लोग अरेस्ट हों, जो लोग एक्यूज हों, एटलीस्ट आप उनके करो, आप ऐसे मास सर्विलेंस नहीं कर सकते हो। तो ऑथर ने एडिटोरियल में वही बोला कि भाई मास और इंडिस्क्रिमिनेट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज प्रोटेस्ट साइट में ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को फेल कर देता है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट मतलब कि जो आप स्टेप ले रहे हो, क्या वो रिक्वायर्ड है या उसके प्रोपोर्शनल है कि नहीं है जो आप चाहते हो।
एंड तो ऑथर ने वही बोला कि आपकी नेसेसिटी भी नहीं थी इतना, आप लेस इंट्रूसिव मेथड्स भी यूज कर सकते हो। और ये राइट टू प्रोटेस्ट को भी एक चिलिंग इफेक्ट रखता है। राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर चिलिंग इफेक्ट क्यों रखता है? क्योंकि भाई लोग डरेंगे ना। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट याद रखना के.एस. पुट्टास्वामी केस में ही आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपका एक तो आपके एफर्ट का लेजिटिमेट गोल होना चाहिए, दूसरा उसमें उसकी सूटेबिलिटी होनी चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, एंड देन वो नेसेसिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपको सुई का काम है और तलवार से कर रहे हैं, ठीक है। तो के.एस. पुट्टास्वामी केस भी आप याद रखना, ये है सेविंग फेजेस, एफआरटी वाला आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एडिटोरियल है नॉइस एनॉइस, और ये पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है। पटना हाई कोर्ट का केस है सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये फरवरी 2025 से चल रहा है। जस्टिस राजीव रॉय ने टेकअप किया है सुओ मोटू, जिसमें नॉइस पोल्यूशन को, जो डीजे ट्रॉली और लाउड स्पीकर चल रहे हैं उनके ऊपर है। हाई कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि वो फेल हो गई है इन कर्बिंग नॉइस को कर्ब करने में फेल हुई है, इसलिए उन्होंने स्टेट वाइड डायरेक्टिव दिए हैं ऑन एमिशन ऑफ हाई डेसिबल नॉइज। आपको पता है ना, नॉइज जो है वो डेसिबल में काउंट होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई इवेंट हॉल, साउंड सिस्टम्स, ये सब जो है इनमें आपको नॉइज को वो करना है, एंड उनमें प्रोएक्टिवली रजिस्टर करना है विद सब डिविजनल अथॉरिटीज। जो डीजेज हैं उनको सब डिविजनल अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनरजिस्टर्ड आप लाउड स्पीकर का यूज कर रहे हैं। और लाउड स्पीकर मस्ट स्टॉप एट 9:55 PM, 5 मिनट बिफोर द लीगल टाइम ऑफ 10 PM। 10 PM का कट ऑफ टाइम, उससे 5 मिनट पहले आपको करना है। तो ये आपको याद रखना है। दैट इज व्हाट आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है, राइट टू पोल्यूशन फ्री, याद रखेगा एनवायरनमेंट। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, उसके अंदर ही राइट टू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी आता है, और वही है जो हाई कोर्ट ने अपने एक्टिविज्म दिखाते हुए किया। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये कुछ एक अच्छा आर्टिकल था। दूसरा कावेरी रिवर के बारे में तो आता ही है। तो ओरिजिन ताल कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज कोडागू कर्नाटका में है। इसका बेसिन स्टेट में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी ये आते हैं। की ट्रिब्यूटरीज आपको बता दूं कावेरी की, तो हेमावती, शिमशा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नोयाल, अमरावती, एंड डेल्टा फॉर्म करता है ये, याद रखना। जो जहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करता है तमिलनाडु वाले पार्ट में, उसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु कहते हैं। कावेरी डेल्टा थंजावुर रीजन है उसका। और इसमें कावेरी वाटर डिस्प्यूट के लिए आपको याद रखना है कि इसका जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है वो 1990 में बना था। उसने अपना फाइनल अवार्ड 2007 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था 1990 में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कब बना था? 1990 में बना था। उसने अपना फाइनल अवार्ड कब दिया था? 2007 में दिया था। उसका सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया। कुछ उसने बोला कि भाई दो चीजें और बनाओ, CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और CWRC कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। तो उसके बाद ये दोनों बनाएंगे। फिर इसने और बोला कि क्या कैसे पैसा डालना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वही है अ ड्राई स्पेल अलोंग द कावेरी रिवर, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी, उसमें मैंने बताया था, उसी के अंतर्गत ये बताया आपको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई फैक्चुअल आइटम है जो छूट रहा हो। एक ऑपेड आया था, एडिटोरियल आज ही था, अनइम्पीडेड ट्रेड नीड्स IPMDA एज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो है लगभग $7 ट्रिलियन का ट्रेड करता है ना। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, जैसे कि स्टेट ऑफ मलक्का, लोम्बोक, सुंडा, स्टेट ऑफ सुंडा भी है, हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसको बोलते हैं, बाबेल मंडेब एंड मोजाम्बिक चैनल। तो ऑथर ने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जैसे कि ग्रे जोन कोवर्जन, इलीगल फिशिंग, वेसल्स गोइंग डार्क, यानी कि इसमें ट्रांसपॉन्डर्स काम करना बंद कर दें, ठीक है। तो ऐसे में आईपीएमडीए की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। आईपीएमडीए क्या है? इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जो कि लॉन्च की गई थी अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क इन 2022 जापान समिट। 2022 में इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रियल टाइम मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म है, जो कि पार्टनर नेशंस में, जो क्वाड के पार्टनर नेशंस है उनके बीच किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने कहा कि इसका बहुत जल्दी यूज करना जरूरी है ना। एंड इसके अलावा 2026 में इंडिया का जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन था अंडर IPMDA, वो इंटीग्रेट करता है कमर्शियल सैटेलाइट रेडियो फ्रिक्वेंसी डेटा को इनके साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने सी विजन टेक्नोलॉजी भी परचेज की है यूएस के साथ, यूएस से परचेज की है, तो वो भी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इश्यूज हैं इस मैरीटाइम वाले रीजन में,
है ना, उन्हीं को दूर करने के लिए ये IPMDA जो है वो काम आएगा। तो ठीक है, अपने आप में न्यूज़ थी, एक याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा तो कोई ऐसी खास न्यूज़ मुझे नहीं लग रही है जो कि बनाई गई है। एक तो AERA था, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2008 में बनाई गई थी, AERA एक्ट 2008 के अंतर्गत, याद रखना, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसने अभी 4th टैरिफ साइकिल ऑर्डर इशू किया है। तो ये जो टैरिफ है, यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर्स और इन सब एयरपोर्ट्स के लिए, वो यही यही एम्प्लॉय करता है, जिसको AERA बोलते हैं, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है ना। तो याद रखना कि इसमें एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्टैट्यूटरी बॉडी है और AERA एक्ट 2008 में बनाया गया था। इसका मेन काम है, डिटरमाइन करता है टैरिफ को फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज, जो लैंडिंग, पार्किंग और आपका यूडीएफ यानी कि यूजर डेवलपमेंट फी जो है, ये सारी चीज़ें जो है एयरपोर्ट्स पे ये मॉनिटर करता है, फी सेट करता है। और ऐसे एयरपोर्ट्स जिनका एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक 15 लाख से ज़्यादा है, उनको रेगुलेट करता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो याद रखना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक डिसइम्बार्केशन फी लगाई गई है बेंगलुरु में, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखना। AERA के बारे में आपको बता दिया है मैंने, कुछ प्रीलिम्स कैप्सूल में वन लाइनर्स आप देख लेना, है ना। देख लेना ये सारी चीज़ें, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसी के ऊपर है। अब ये क्वेश्चंस हैं, तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर पहला सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा आपसे बन रहा था कि नहीं। दूसरा सवाल जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, क्योंकि एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और तीसरा राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, ये तीनों मैंने आपको पढ़ाया है। That is it for the day. Stay consistent, stay curious. Thank you. Have a nice day.